जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपके परिवार वाणी फॉर एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से गवर्नर जनरल कवर कर रहे थे, तो इसके तहत सर जॉन शोर हम लॉर्ड वेलेज़ली को हम लोग आज कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, ये लॉर्ड वेलेज़ली का पिक्चर है। तो ये सारे के सारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, छोटे से बड़े एग्ज़ाम के लिए भी, और पूरी विस्तार से घटनाक्रम को हम लोग देखेंगे क्या कैसे क्या होता है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा सबसे पहले। दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, अभी शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहले हम लोग शुरू करते हैं सर जॉन शोर। ठीक है, तो सर जॉन शोर जो है 1793 से 1798 तक इनका समय काल रहा था, है ना। और हम लोग इससे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस को पढ़ चुके थे। ठीक है, तो अब सर जॉन शोर है, फिर वेलेज़ली। ठीक है, तो 1793 से 98 तक ये रहा था। उसके बाद इसमें और क्या, ये देखिए इनका पिक्चर है। ठीक है, सर जॉन शोर का बहुत बड़ा इन्होंने कुछ काम नहीं किया था, थोड़े बहुत हैं घटनाएं। जैसे इसके समय से 1793 का एक्ट पारित हुआ था। ठीक है, 1793 का एक्ट पारित हुआ था, और जो चार्टर्ड एक्ट था, ठीक है, चार्टर्ड एक्ट, और चार्टर्ड एक्ट फिर 33 वगैरह में भी आने लगता है। तो यहाँ से ये देखते हैं चार्टर्ड एक्ट सबसे पहले पारित हुआ था इसी के समय, सर जॉन शोर के समय में। उसके बाद नेक्स्ट इसने जो है अहस्तक्षेप की नीति को अपनाया था। इसने अहस्तक्षेप की नीति को अपनाया था, और इसने क्या किया, जमींदारों को ही भूमि का वास्तविक स्वामी माना था। ये आप लिख लेंगे, जमींदारों को ही वास्तविक भूमि का वास्तविक क्या मान लिया था, मालिकाना हक उसको दे दिया था, या वास्तविक स्वामी मान लिया था भूमि का। ठीक है, और इसी के समय निजाम और मराठों के बीच में 1795 का खुर्दा का युद्ध हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इसकी घटनाएं रही हैं। क्या है सर जॉन शोर में, पहली बात तो चार्टर्ड एक्ट पास हुआ 1793 में सबसे पहले, इसका कार्य है, मतलब इसका कार्य इसके समय में हुआ। उसके बाद दूसरा हस्तक्षेप की नीति को अपनाता है, और इसके तहत इसने मान लिया जमींदार जो थे उन्हीं का मालिकाना हक होगा जमीन पे, ऐसा इसका मानना था। 1793 में खुर्दा का युद्ध हुआ, जो किसके बीच लड़ा गया था, निजाम और मराठों के बीच में। ठीक है, निजाम वर्सेस मराठा, खुर्दा का युद्ध। ठीक है, तो इसके काम थे। अब हम लोग बात करेंगे लॉर्ड वेलेज़ली के बारे में, जो 1798 से 1805 ईस्वी तक रहे हैं, 7 वर्ष तक। ठीक है, तो लॉर्ड वेलेज़ली में हम लोग को बहुत ढेर सारा पढ़ना है, बहुत ढेर सारा मतलब इतना भी बहुत ढेर सारा नहीं कि आप डर जाएं। कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। देखिए ये है लॉर्ड वेलेज़ली, पहले भी आपने पिक्चर में देख लिया था। अब इसमें क्या है, इनका जो पूरा नाम था वो रिचर्ड वेलेज़ली था। ठीक है, रिचर्ड लॉर्ड वेलेज़ली या मार्क्विस ऑफ वेलेज़ली कहा जाता था, याद रखेंगे। और एक नाम इसे बंगाल का शेर भी कहा जाता था। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा याद रखेंगे, पूछा जाता है, बंगाल का शेर सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो मार्क्विस ऑफ वेलेज़ली, बंगाल का शेर, रिचर्ड वेलेज़ली, सब लॉर्ड वेलेज़ली का ही नाम है। ठीक है, इसका समय काल आप फिर से देख लीजिए, 98 से 1805। उसके बाद इसने सहायक संधि को अपनाया था, है ना। अब सहायक संधि अपनाया, तो सहायक संधि में है क्या, है ना। अच्छा, इससे पहले अगर हम बात कर लें कि सहायक संधि क्या कोई अपनाया था, तो सहायक संधि इससे भी पहले डुप्ले ने अब शुरू की थी सहायक संधि। अब हम लोग समझेंगे कि सहायक संधि आखिर है क्या। ठीक है, डुप्ले ने सबसे पहले सहायक संधि की शुरुआत करी थी, वेलेज़ली से भी पहले, लेकिन बाद में वेलेज़ली का सक्सेस रहा। तो हम लोग समझते हैं सहायक संधि है क्या। देखिए सहायक संधि में कुछ होता नहीं है, सीधा सा मतलब ये समझ लीजिए कि सहायक संधि में एक तो देखिए
फ्रांसीसी से डर लग रहा था, है ना, यहाँ के सभी राज्यों को, लोगों को, और खुद हम कहें तो अंग्रेज़ों को भी। तो चूंकि नेपोलियन वहाँ से था, ठीक है, तो उसके डर से या उसके डर को समाप्त करने के लिए बेलेजली ने यहाँ के स्थानीय प्रशासन कहें या राजाओं से कहें, कहा कि ऐसा है। अब भाई उसे भी डर था, उसे अपना साम्राज्य बढ़ाना था कुल मिला के, है ना, तो अंग्रेजी सत्ता को आगे तक ले जाना था, तो यही उसका रीज़न रहा, उद्देश्य रहा था। तो इसके संबंध में उसने कहा कि जो भी राज्य हैं वो वैदेशिक संबंध, यानी कि ये देखिए ध्यान से समझिएगा, जो वैदेशिक संबंध है, विदेशों से कैसे संबंध, कैसे रहेंगे नहीं रहेंगे, ये सारी चीज़ें अंग्रेज़ों के पास रहेगी, कंपनी के पास रहेगी, ठीक है। और बाकी जो है आपके आंतरिक मामले ये राजा देख लें, ठीक है। तो सीधा सा अगर लिखना चाहें तो थोड़ा सा लिख सकते हैं कि वैदेशिक संबंध कौन देखेगा, वैदेशिक संबंध जो है यहाँ ये अंग्रेजों के पास चला जाएगा, ठीक है, सीधी सी बात है, अंग्रेजों के पास चला जाएगा। और बाकी जो है अगर आंतरिक कोई मामला है जैसे टैक्स वसूली वगैरह वगैरह, इसमें अंग्रेज कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो यही मेन उद्देश्य था सहायक संधि का, और यही सहायक संधि थी, सिर्फ वैदेशिक संबंध को अंग्रेजों के हाथ में दे दिया गया, विदेशों से क्या होना है क्या नहीं होना है, ठीक है। और इसके साथ साथ एक काम और किया गया कि प्रत्येक जो राजा है वो अपने राज्य में एक एक अंग्रेज अधिकारी होने का मतलब रेजिडेंट को रखना जरूरी था। अंग्रेज लिख दे रहा हूँ मैं, अंग्रेज रेजिडेंट रखना जरूरी था, ठीक है। और यही तो सब बढ़िया उन लोग के हिसाब से काम था। इससे क्या होगा कि क्या राजा सोचता है, क्या करना चाहता है, ये सारी की सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से अंग्रेजों को पता चलती रहे। तो एक रेजिडेंट रखना अनिवार्य था, और ये भी कंडीशन था कि कंपनी से अगर मान लीजिए किसी राजा को जरूरत पड़ गई अंग्रेज अधिकारी को किसी पद पे या किसी सेवा में रखने के लिए, तो वो कंपनी से पहले पूछेगा, ठीक है। तो ये कुछ काम थे। तो मुख्य काम आप याद रखेंगे, वैदेशिक संबंध, एक अंग्रेज रेजिडेंट रखना राजाओं को अनिवार्य था, बाकी आंतरिक मामलों में अंग्रेज हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये कहा गया था सहायक संधि प्रणाली में। अब सहायक संधि प्रणाली में कौन कौन शामिल हो गया, ठीक है। सॉरी ये पहले थोड़ा सा हो गया है, रुकिए यहाँ से शुरू होगा। देखिए सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों का जो क्रम था, तो ये भोंसले और सिंधिया ये लास्ट के हैं, और यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। ये इसको एनिमेशन का मामला जो है, देखिए हैदराबाद 1798 में सबसे पहला, मैसूर 1799 में, तंजौर, यहाँ ध्यान दीजिए सहायक संधि कौन कौन अपनाता है, यानी कि कौन कौन ये चाहता है कि विदेशिक मामले अंग्रेज ही रखें। और लोग सोचते थे यार कौन सा उसमें लफड़े में पड़े हैं ना, तो बेहतर यही है कि विदेशी मामला अंग्रेजों को ही दे दिया जाए और खुद चैन से रहें। और यही भूल थी यहाँ के लोगों की, यानी राजाओं की। तो फिर से देखिए हैदराबाद 1798 में स्वीकार कर लिया था सहायक संधि को, मैसूर 1799 में, तंजौर उसी साल 1799 में, अवध 1801 में, पेशवा 1802 में, और भोंसले तथा सिंधिया 1803 और 4 में सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था इन लोगों ने, इतने राज्यों ने, ठीक है। तो ये अब आप अपनी आंतरिक मामलों में का देख रेख करेंगे, एक अंग्रेज रेजिडेंट रखेंगे और विदेशी मामलों से कोई संबंध या कोई लेना देना नहीं रहा। अब बात करते हैं हम लोग अन्य जो राज्य थे जो सहायक संधि को अपनाते हैं। तो जयपुर, जोधपुर, मछेड़ी, बूंदी तथा भरतपुर ये अन्य राज्य थे जो सहायक संधि को अपनाते हैं, ठीक है। अब अन्य घटनाएं देखते हैं हम लोग, जैसे
तंजौर जो 1799 और कर्नाटक 1801 में अधिकार यानी कि उस पर अधिकार करने के बाद मद्रास प्रेसिडेंसी का गठन किया गया 1801 में। ध्यान देंगे, तंजौर को 1799 में, कर्नाटक को 1801 में निपटा दिया गया यानी उस पर अधिकार कर लिया गया, और 1801 में ही मद्रास प्रेसिडेंसी का गठन कर दिया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। उसके बाद इसके समय में ही द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, जो 1802 से 1803 के बीच में हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध इसी के समय हुआ था, लॉर्ड वेलेस्ली के समय में। उसके बाद 1802 में मराठा पेशवा, जो मराठा का पेशवा था बाजीराव द्वितीय, और अंग्रेजों के मध्य बसीन या बसई का संधि हो गया। ठीक है, बसीन या बसई का संधि 1802 में होता है मराठा के पेशवा जो बाजीराव द्वितीय थे उनके साथ और अंग्रेजों के मध्य। ठीक है, ये याद रखेंगे। इसमें जो है और डेटा ठीक ठाक मतलब भर है, अभी और भी है, आगे देखते हैं। 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया इसी के समय काल में। ठीक है, तो अच्छा इसमें हम थोड़ा सा बात कर लें। लॉर्ड वेलेस्ली के समय 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया, तो इसमें क्या होता है, इसी में मृत्यु हो जाती है। देखिए, श्रीरंगपट्टनम का जो दुर्ग था वो जीत लिया जाता है और टीपू सुल्तान यहीं पे मार दिया जाता है, यानी कि उसकी ये आखिरी युद्ध थी, है ना। टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ जो श्रीरंगपट्टनम था, श्रीरंगपट्टनम उसकी कोठी जो दुर्ग था उस पे अधिकार कर लिया जाता है ना। तो ये रहा 1799 का चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1799 में हुआ था, और यहीं पे टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उसके बाद 1799 में ही प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, है ना, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, तो प्रेस पर एक्ट लगा दिया गया था 1799 में ही। साथ ही साथ 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम, ये देखिए महत्वपूर्ण है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में होती है कलकत्ता में। ठीक है, ये हुआ ऐसा कि नागरिक सेवा में भर्ती किए गए जो युवक थे उनको प्रशिक्षित, जैसे आज का जो है लवासना है ना उत्तराखंड में, तो ऐसे ही फोर्ट विलियम कॉलेज जो यूपीएससी क्लियर करते थे उनको प्रशिक्षण देने के लिए यहाँ पे कॉलेज बना था, फोर्ट विलियम कॉलेज। ठीक है, तो ये रहा। नेक्स्ट 1803 में शिशु हत्या पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। ये सब के सब डेट याद रखेंगे आप, 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो बिल्कुल पूरा याद हो जाएगा। तो यहाँ आपका समाप्त हो जाता है लॉर्ड वेलेस्ली की कहानी, और फिर हम लोग बात करेंगे सर जॉर्ज बार्लो, मिंटो प्रथम, इन सब के बारे में हम लोग बारी बारी से कंप्लीट करेंगे, यानी कि कुल मिला के छूटता कुछ नहीं है। ठीक है, गवर्नर जनरल चल रहे हैं, गवर्नर वायसराय, ये सारे के सारे हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है आपके लिए तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, और दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जो भी आपके पास सोशल अकाउंट्स हों, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, है ना, ग्रुप में शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।